जय हिंद दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है, आज ये सेकंड पार्ट होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हमने कवर भी किया है और आज आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 कवर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आइए। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, सीडीएस 2018 का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो हड़प्पन साइट कोट दीजी है वो किस शहर के किस मेजर साइट के क्लोज है। तो इस क्वेश्चन का लेने का भी मेरा पर्पस यही है कि आप समझ पाएँ कि कभी कभी एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपने मैप से इन चीज़ों को कितने अच्छे से समझा हुआ है। और ये यहाँ पे ये जो सवाल होते हैं ये बिल्कुल भी रटने से काम नहीं चलेंगे, जैसे डॉकयार्ड वगैरह आप याद कर लेंगे, बट ये चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी मैप के माध्यम से। ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगन। सो ये इमेज आपको एनसीईआरटी के बुक में ही मिल जाएगी देखने को। और यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखिए इस साइड में कोट दीजी है और यहाँ मोहनजोदारो है। तो बेसिकली एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपने लोकेशन को कितने अच्छे से समझा है, इंपॉर्टेंट लोकेशन को। तो ये आप देख सकते हैं मोहनजोदारो और चनहुदड़ो हो गया, उसके बाद बालाकोट हो गए, ये पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और वही चीज़ हमसे कहा भी गया था, जैसे बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया, ये जो दो साइड से ये कोस्टल में है, तो कोस्टल में होने के कारण यहाँ पे जो सामान है वो बनाना ज़्यादा आसान होता था। इसके बाद अगर हम लोग इंडिया में देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये नागेश्वर था गुजरात में और यहाँ पे बालाकोट, तो इसलिए मैंने कहा था ये यहाँ से चीज़ें बनाना आसान होती थी। और ये जो दो साइट्स हैं ये सेल ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा साइट माना जाता है। सेल ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें जो बनाई जा रही थी। और इसके अलावा अगर आप देखें, हाँ नागेश्वर आपको ध्यान रखना है गुजरात के अंदर, धोलावीरा भी अगेन गुजरात के अंदर, लोथल आप देख सकते हैं अगेन ये एक कोस्टल शहर था, तो इस वजह से यहाँ पे जो बोट वगैरह है वो आसानी से बनाए जाते थे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मैप में। बाकी देखिए ये गनवेरी वाला भी पाकिस्तान के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। राखीगढ़ी की हमने बात की, ये हरियाणा का सबसे बड़ा साइट है। इसके बाद बनवाली आपको ध्यान रखना है, बनवाली और कालीबंगन ये दोनों जो है वो राजस्थान में है। और हड़प्पा तो ऑफकोर्स पाकिस्तान के अंदर है। और मांडा आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे नॉर्दर्न साइड मानी जाती है यहाँ पे। और इस साइड में इमेज नहीं दी गई, अदरवाइज यहाँ पे आलमगीरपुर देखने को मिलता है यूपी में। और मोहनजोदारो की हमने बात कर ही ली। हाँ एक साइट और जो छूट रही थी यहाँ पे, सुतका गेंदोर, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी अगेन कोस्टल है। तो अगेन यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, देखिए मोहनजोदारो और कोट दीजी पास पास हैं। तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा होता है, ताकि आपको पता चल सके अच्छा ऐसे करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और अब की बारी जब आप साइट्स देखें तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके, इसके बगल में कोई बड़ा शहर है जो काफ़ी पॉपुलर था, या हड़प्पा के बगल में कौन सी शहर है, ये चीज़ें भी बहुत बार पूछी जाती हैं ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहला कहा जा रहा है हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड इन 1921। तो हमने देखा कि हाँ हड़प्पा की डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई, तो फर्स्ट तो सही है। दूसरा कहा जा रहा है हड़प्पा पाकिस्तान में, तो ये हमें पता ही है। और तीसरा कहा जा रहा है हड़प्पा ब्यास नदी के तट पर, नहीं हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, तो ये थर्ड गलत है। और चौथा अगर आप देखें तो द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा वाज राखालदास, ये भी हमने देखा गलत है, तो थर्ड फोर यहाँ पे गलत है। ताम्ररथ विद छत्र, नहीं छत्र वाली जो बात है जो कि हमने टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर भी देखा था, वो हड़प्पा नहीं काफ़ी बाद में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा सही बना, फिर सिर्फ 1 और 2 सही है। तो ये देखिए ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट ये जो रिवर वाली बात है कि कौन सा जो हड़प्पा का स्थल है वो किस नदियों के तट पर है, इसे याद रखने के लिए आप एक्सट्रीमली फ़नी और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है, आप पढ़ सकते हैं। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वह रोष में आ गई, उससे बस से कुचल दिया। ठीक है, ऐसी फ़नी सी ट्रिक है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप कोई साइट देखेंगे तो आपके माइंड में ये आएगा, देखिए लोभी, लोथल, भोगवा, मौसी का मोहनजोदाड़ो सिंध, हरा का हड़प्पा रावी। तो यहाँ आप देख रहे हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी या इंडस रिवर के तट पर मोहनजोदाड़ो है, ना कि हड़प्पा। तो ये आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। और बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि कौन सी साइट किस नदी के तट पर है। कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर, ऑफ कोर्स राजस्थान में है। और ऐसे अगर आप रटेंगे इसे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स हैं। बनवाली अगर आप देखें तो सरस्वती और रोपड़ सतलज नदी पर, तो ये है अपनी ट्रिक। और रंगपुर मादिर नदी के तट पर है। बाकी तो सारा हमने कवर कर लिया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीडीएस 2016 का है। हड़प्पन सिटीज़ के बारे में आपसे कहा जा रहा है। पहला पूछा गया रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूटली स्ट्रेट, पहली बात एब्सोल्यूटली, दूसरा नॉट, तीसरा ऑलवेज, मतलब 3 एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस
वन एनदर एट राइट एंगल। मान लीजिए इसके विषय में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के विषय में कि बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, काफ़ी सारी जगह थी, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता ऐसे रोड्स को बनाना जो कि हमेशा 90 डिग्री पे कट करे। इसके अलावा हमने बात भी की थी कि बनवाली के अंदर रेडियल जो आपके सिस्टम देखने को मिलती है, जो कि इकलौता ऐसा साइट है जहाँ पे रेडियल रोड्स देखने को मिलती है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉट ऑलवेज रोड्स हमेशा ही नहीं कट करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं सोच रहे थे इस स्टेटमेंट को लेकर के, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स आए इस क्वेश्चन को लेकर के, तो उनका कहना था कि ये फर्स्ट गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़िए, रोड्स हमेशा कट नहीं करते थे। ये तो सही बात कह रहा है ये। हाँ, ऐसा कह देता, यहाँ से नोट हटा दिया जाता और फिर कहते कि रोड्स वेर ऑब्सोल्यूटली ऑलवेज एब्सोल्यूटली स्ट्रेट एंड डिड ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल, तो फिर ये बात गलत हो जाती, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमें पता है क्योंकि बनवाली और कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको क्रॉस 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। सही इसलिए क्योंकि यहाँ पे नोटवर्ड लगा हुआ है। और दूसरा देखिए, स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कि एवरेज साइज ऑफ ब्रिक देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे खास बात ये थी कि जो साइजेस हैं ब्रिक्स के वो बिल्कुल यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं, सेम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है, जरा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ 1 और 2। तो यही है एग्जामिनर। देखिए, इस क्वेश्चन को सिंपली लिखा जा सकता था कि रोड्स ऑलवेज कट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो आप तुरंत समझ जाते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। बट यहाँ पे नोट लिख दिया गया है ताकि यहाँ पे 1 को करेक्ट बनाया जा सके बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रखा गया है। तो ये सब चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। ना इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2021 का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट जो है चोलिस्तान रीजन में, वो कब खाली कर दी गई, कब अबेंडन कर दी गई। ऑप्शन है हमारे पास 1700 BCE, 1800 BCE, 2000 BCE या 2250 BCE। तो अगर आपको ब्रीफ टाइमलाइन पता है कि 2500 से लेकर 1750 तक चली, तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1750 में पूर्णतः खत्म हो जाएगी। तो ये अगर आप इसे ऐसे सोचें, 1750 BCE तक कोई भी सेटलमेंट नहीं देखने को मिलती मोस्टली। तो इसके सबसे, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है चोलिस्तान में कब खाली देखने को मिली, तो ये इस टाइम पीरियड पे जाता है 1800 के अप्रोक्स। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 1800 BCE आएगी, फिर 1750, क्योंकि ये ज़्यादा पहले, आप समझ पाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो से पहले ये माइनस में चल रही हैं चीज़ें। आई होप ये BCE वाला आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उल्टी चलती हैं। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ से हम लोग हमारा जो CE है वहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। सो अगेन वही थीम्स NCERT में आप देखेंगे ब्रिक बीड्स एंड बोन्स चैप्टर में। तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन में बताया गया किस तरह से सभ्यता का अंत होता है। तो बताया जा रहा है कि 1800 BCE में मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट जो है, जैसे चोलिस्तान हो गई, वो अबेंडन कर दी जाती हैं, खाली कर दी जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन न्यू सेटलमेंट में देखने को मिलता है, जैसे गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देखा डायरेक्टली ऑप्शन सी 1800 BCE। बट अगेन अगर आपको मैंने जैसे बताया कि 1750 तक सारी खाली कर दी गई थी, तो 1800 तक मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि इसके आगे फिर चीज़ें चलेंगी। और 1800 फिर 1750 और पहले की बात है, क्योंकि ये BCE में चल रहा है, तो उस टाइम तक सारी चीज़ें खाली कर देखने को मिली चोलिस्तान में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS 2017 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पहला कहा जा रहा है ये वन ऑफ द फर्स्ट सिटी को विटनेस करती है। हमें पता है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और सिटीज़ नगरीय सभ्यता है, और वन ऑफ द फर्स्ट सिटी है पूरी दुनिया की। दूसरा कहा जा रहा है इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ, तो ये सही बात है, पिक्टोरियल मेथड का यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट लिखने में, जो कि बूस्टरफेदन मेथड कहलाती है, और दाएँ से बाएँ लिखा जाता है। तीसरा कहा जा रहा है इट मार्क्स द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ आयरन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। तो मैंने बताया आपको कि आयरन नहीं देखने को मिलता हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और अगर आयरन देखने को मिलता, जैसे मैंने आपको बताया था कि महाजन पद जो फ्लरिश हुए, जो किंग बड़े बड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे थे और राजा पावरफुल होता जा रहा था, मोनार्की जो देखी जा रही थी, इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि आयरन के टूल्स देखने को मिले, जिससे काफ़ी खेती में सहूलियत हुई, और आयरन टूल से अच्छे आर्मरीज वगैरह भी बनाई जा रही थी। तो ये चीज़ हमें काफ़ी बाद में देखने को मिलती है, और आयरन का कोई भी अवशेष हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलता। अदरवाइज क्या ये आयरन और मेटल के कोइंस वगैरह भी यूज करते, लेकिन ये चीज़ इनके लिए नोन नहीं थी, इन्हें ज्ञात नहीं थी इस चीज़ के विषय में, इसलिए पत्थर और स्टेटाइट इन चीज़ों का यूज देखने को मिलता है। चौथा कहा जा रहा है इट मार्क्स द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम फॉर आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, स्टोन का एज ए स्कल्पचर ये यूज कर रहे हैं, हमने देखा किन किन मेथड से ये बनाते हैं। तो नॉट करेक्ट पूछा गया था, जहां भी आयरन की बात आए हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ तो वो गलत होगी।
इस क्वेश्चन को देखिए, CAPF 2020 का है। आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो स्टेटाइट की हमने बात की, स्टेटाइट से सील्स बनाए जाते हैं, सील्स की हमने इमेज भी देखी और सील्स का क्या यूज़ था वो भी देखा। अब ब्रिक्स हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड रेशियो में, बिल्कुल सही बात है। और गोल्ड बेंगल्स, देखिए थोड़ा ये आपको डाउटफुल लगना चाहिए, गोल्ड तो उन्हें ज्ञात था लेकिन गोल्ड के बेंगल्स नहीं बनाए जा रहे थे, तो ये गलत है। और अगर यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट ही सिर्फ करें तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचेगा, ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं इंडियन आर्ट वाले चैप्टर में कि कॉपर और ब्रोंज के बेंगल्स तो देखने को मिलते हैं लेकिन गोल्ड का कोई बेंगल्स नहीं देखने को मिलता। गोल्ड्स का बहुत मिनिमल यूज़ है, नेकलेस ऑफ गोल्ड देखने को मिलते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन के देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉपर के ब्रेसलेट देखने को मिलते हैं, गोल्ड की ईयरिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन गोल्ड की चूड़ियाँ नहीं देखने को मिलती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऑर्नामेंट्स के बारे में हमने बात भी की कि काफ़ी अच्छे से ये क्राफ्टेड थी, वेल क्राफ्टेड थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ बन जाता है इस थर्ड के कारण, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड तो काफ़ी इजी है। तो यही यहाँ से आपको लर्निंग लेनी है कि अब की बारी पूछा जाए कि गोल्ड से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए हाँ ईयरिंग बना सकते हैं और ब्रेसलेट वगैरह है, बट बेंगल्स यहाँ देखने को नहीं मिलते। बेंगल्स सिर्फ कॉपर और ब्रोंज के देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और ये बातें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएगा, किसी भी बुक में ऐसी चीज़ें डायरेक्टली बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं। ये देखिए CDS 2020 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फैक्ट्री साइट थी जहाँ पे लाइम स्टोन और चर्ट ब्लेड काफ़ी मास प्रोडक्शन की जाती थी और बाकी हड़प्पन सेटलमेंट में भेजी जाती थी। बात की जा रही है लाइम स्टोन और चर्ट ब्लेड की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है सुकूर एंड रोहरी हिल्स। देखिए ये सिंध के पास हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बट ये एक खास चीज़ बताई गई है और ये किसी भी बुक में आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड नहीं मिलेगी। तो अगेन ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी ये रिपीट कर सकती है, सुकूर एंड रोहरी हिल्स। ये क्वेश्चन देखिए CAPF 2013 का है। आपसे पूछा जा रहा था प्रीवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट, यानी जो हड़प्पन साइट्स है वहाँ पे जो अनाज के दाने देखने को मिलते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, जो प्रीवेलेंस है इसकी। पहला कहा जा रहा है कि हड़प्पन अपने खेतों को जोतते हैं, तो ये आप आज के कंटेक्स्ट में भी सोचिए, अगर कहीं पे आपको दाने देखने को मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि फील्ड्स की जुताई है, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा कहा जा रहा है सीड्स को अपने फील्ड में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी गलत लग रहा है। एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट था क्योंकि यहाँ पे प्रिवेलेंट की बात की जा रही है, और एग्रीकल्चर अगर किसी जगह पे प्रिवेलेंट है तभी तो दाने देखने को मिलेंगे अलग अलग जगहों में। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी है। चौथा कहा जा रहा है ट्रेड करने से फूड ग्रेन्स देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हाँ ये क्वेश्चन अगेन बहुत बेहतर है, आप देख सकते हैं CAPF 2013 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के, पतन होने के, इनमें से कौन कौन से कारण हैं सबसे जो वीक कारण है यानी सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। तो कुछ तो बुनियादी कारण हमने बात की थी, जैसे ज़्यादातर विद्वान जो ये मानते हैं कि फ्लडिंग के कारण ऐसा हुआ, बाढ़ आने के कारण शहर क्षतिग्रस्त हो गए होंगे, ये हमने देखा है। और अर्थक्वेक के कारण भी बहुत लोग मानते हैं कि अर्थक्वेक अगर आई होगी तो इंडस का जो कोर्स है, इंडस रिवर का जो इंडस रिवर जहाँ से फ्लो करती है वो डिस्प्लेस हो गई होगी और शहरों को तबाह कर दिया गया होगा। और यहाँ पे आर्यन इन्वेजन की भी बात आती है कि आर्यन में भी इन्वेड किए हों और डिस्ट्रॉय किया हो हड़प्पन कल्चर को, ये स्ट्रॉन्ग रीजन दिए जाते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखें सेकेंड, ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज देयर। तो आपको क्या लगता है कि अगर सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, मान लीजिए रिवर में सैलिनिटी इंक्रीज कर गई या मिट्टियों में सैलिनिटी इंक्रीज कर गई, तो इससे फर्टिलिटी घट जाएगी। क्या फर्टिलिटी घटने से इतनी बड़ी सभ्यता का अंत देखने को मिलेगा? ये एक वीक रीज़न है। रीज़न ऐसा दिया जाता कि डायरेक्टली यहाँ पे कोई फेमाइन देखने को मिली या इस तरह की सिचुएशन, तो हम लोग एक पल के लिए मान सकते हैं, बट ये बहुत ही वीक रीज़न है। अगर किसी मिट्टी की उपयोगिता घट जाती है, फर्टिलिटी घट जाती है, तो लोग बाकी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के, बट ये भी एक वीक रीजन है। रीजन तो है बट ये एक वीक रीजन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज देयर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इन चीज़ों को आप पढ़ भी सकते हैं, थीम्स NCERT में एविडेंस तक दिया जाता है कि किस तरह से आर्यन इन्वेजन वगैरह देखने को मिला हो, और भी बहुत सारी रीजंस बताए जाते हैं कि किन किन कारणों से। एक सबसे जो रीज़न हमने देखा कि किस तरह से बाढ़ की संभावना बताई जाती है। तो इम्पोर्टेंट कारणों में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज हो गई, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो गया, हो सकता है वनीकरण हो, यहाँ पे किया गया हो, वनों की कटाई की गई हो, एक्सेसिव फ्लड आ गया हो, बाढ़ आ गया हो, या फिर शिफ्टिंग हो गई हो रिवर्स, या रिवर्स सूख गए हो। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CAPF 2020 का है। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है इसमें 400 साइंस देखने को मिलते हैं। दूसरा कहा जा रहा है ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तीसरा कहा जा रहा है कि बोन रोड्स, ज्वेलरी, इन चीज़ों में भी ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। चौथा कहा जा रहा है ये मेलुहा के लोगों को रेफर करता है। तो मेलुहा क्या है, तो माना जाता है कि मेसोपोटामियन और ग्रीक सिविलाइजेशन जो चल रही थी वो इंडस वैली के लोगों को मेलुहा कहते थे। सो अगेन थीम्स NCERT में आप देख सकते हैं। और हमने 6th क्लास की जब हम लोग डिस्कस करे थे उस टाइम पे भी मैंने बात की थी कि ये एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये अनडिसाइफर्ड अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें, स्कॉलर्स हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। और इंस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं लिखा गया है, और जिस तरह से ईच साइन स्टैंड फॉर अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट, इस तरह की बात नहीं की गई। और बहुत सारे अलग अलग तरह के साइंस देखने को मिलते हैं। 375 से लेकर 400 तक अलग अलग तरह के अक्षर, अलग अलग तरह के साइंस देखने को मिलते हैं। और ये अपेरेंट है स्क्रिप्ट से कि ये राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, एज सम सील शोज अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। और इस बात का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे सील्स है उसमें दिखाया गया है राइट के पास स्पेसिंग है, तो ये हमें बात पता चल गई कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। काफ़ी सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 375 से 400 तक के साइंस देखने को मिलते हैं, चिन्ह देखने को मिलते हैं। और किन किन चीज़ों में ये राइटिंग्स देखने को मिलती हैं, ये लिखावट हमें सील्स में, कॉपर टूल्स में, जार्स वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में, ज्वेलरी में, बोन रोड्स तक में देखने को मिलती हैं ये राइटिंग, और साइन बोर्ड में भी। हाँ, इसके बाद ये भी बताया गया कि हो सकता है कुछ पेरिसेबल मटेरियल में भी राइटिंग देखने को मिला हो, यानी वो सामान जो अभी तक ख़त्म हो गए है ना, कुछ सामानों में लिखा होगा बट काफ़ी 5000 सालों तक वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यही सब रीजंस है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे 400 तक साइंस देखने को मिलते हैं, 375 से 400 तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, और बोन रोड्स और ज्वेलरीज वगैरह में भी ये राइटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये मेलुहा के लोगों को रेफ़र नहीं करता। तो यही बात डाउटफुल होती है कि मेलुहा के लोगों को, क्योंकि सील्स हम लोग पढ़े ही नहीं है, ये जो इनके स्क्रिप्ट है इनके विषय में हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेलुहा के लोगों को रेफ़र करता हो या नहीं। ये चीज़ बस आपको अगर आइडिया है कि हमें स्क्रिप्ट के विषय में नहीं पता, जैसे अशोकन अभिलेख के बारे में हमें पता है कि अशोक का पहला अभिलेख क्या कहता है, दूसरा अभिलेख क्या कहता है, कलिंग एडिक्ट हमें क्या बताता है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी भाषा, कौन से लिपि का प्रयोग करते थे। तो हम कैसे कह सकते हैं ये मेलुहा के लोगों को रेफर करते होंगे या नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, चनहुद्रो, कोटदीजी, सोहागोरा या देसालपुर। तो हमने देखा चनहुद्रो के विषय में, कोटदीजी के विषय में, देसालपुर के विषय में, लेकिन सोहागोरा में कोई हड़प्पन साइट नहीं देखने को मिलती। बल्कि सोहागोरा अगर आप देखें तो सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये सिविल सर्विसेज 1998 में पूछा गया था, और इसमें आपसे कहा जा रहा था कि कौन सा एंशियंट रिकॉर्ड ये बताता है कि फूड ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि क्राइसिस में डील किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा, सोहागोरा कॉपर प्लेट। यही बताता है कि इसी में लिखा गया है कि किस तरह से फूड को स्टोर करके रखा जाना चाहिए ताकि वो फेमांस में काम आ सके। तो सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यूपी में देखने को मिलेगा और मौर्यन टाइम पीरियड से संबंधित है, ओके, ना कि हड़प्पन टाइम से। तो सिविल सर्विसेज के इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपने दूसरे क्वेश्चन, जैसे अगर आपने सोहागोरा को पढ़ा होता कि सोहागोरा तो कोई हड़प्पन साइट था ही नहीं बल्कि ये मौर्यन पीरियड का साइट था, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल लेते। अदरवाइज अगर आपने ये भी पढ़ा है कि देसलपुर गुजरात में है, चनहुदड़ो पाकिस्तान के अंदर, कोटदीजी पाकिस्तान के अंदर हड़प्पन साइट्स हैं, तो इसे आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि किन किन एरिया को ये कवर करता है। साउथ एशिया का ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव पार्ट है। पहला कहा जा रहा है कश्मीर, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। दूसरा कहा जा रहा है पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड कश्मीर। तीसरा कहा जा रहा है पंजाब, सिंध एंड अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। और चौथे में कहा जा रहा है पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एक पार्ट, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का भी एक भाग। तो हमने देखा कि हाँ, गंगा यमुना दोआब के भी कुछ भाग जैसे आलमगीरपुर हो गए और कुछ साइट्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनता है।
नाव इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2018 का है और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए, आई थिंक 40 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें करेक्ट पूछा गया है। पहला कहा जा रहा है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है आर्टिफैक्ट में, जैसे पॉटरी हो गई, स्केल ब्रिक हो गई और वेट हो गया। तो ये हमने देखा है कि हाँ बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी, एक समानता देखने को मिलती है ईंटों की साइज़ में, पॉटरी में। ये बहुत यूनिक बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। दूसरा कहा जा रहा है कि जो लेट हड़प्पन साइट है वो भी सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक को मेंटेन करती है जैसा मैच्योर हड़प्पन साइट में होता था। मैच्योर हड़प्पन साइट मतलब देखिए, सबसे पहले ईयरली फेज आएगा, फिर मैच्योर फेज आएगा, फिर लेट हड़प्पन फेज आएगा। तो लेट हड़प्पन फेज में हमें पता है कि ये शहर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे और आप कह सकते हैं कि पहले जिस तरह की चीज़ें चल रही थी मैच्योर हड़प्पन फेज में, सब कुछ फ्लरिश कर रहा था, ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। लेकिन हमने देखा कि जो लेट हड़प्पन फेज है वहाँ पे चनहुदरो जैसे शहर खाली किए जाने लगे और सब कुछ डिक्लाइन होने लगा। लोग काफ़ी जगहों को छोड़कर दूसरे जगह जाने लगे थे। सो अगेन ये थीम्स NCERT में आप पढ़ भी सकते हैं कि जब सिविलाइजेशन का एंड होने लगा, लेट हड़प्पन फेज आ गया, उस टाइम पे जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी वो भी ऑफ कोर्स डिटेरियोरेट कर जाएंगी, क्योंकि पूरा शहर ही यहाँ पे गिर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। तो इसके बाद लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेंगे और मतलब ये सारी चीज़ें डिक्लाइन में देखने को मिलेंगी। ट्रेड घटने लगेगा और लोग बाकी इस जगहों को छोड़कर बाकी जगह जाएंगे, क्योंकि यही तो संकेत है कि किस तरह से चीज़ें डिक्लाइन करना शुरू हो गई। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लेट हड़प्पन साइट में भी उसी तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्निक देखने को मिले। हमने देखा कि जो शहर हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें अब नहीं बनाए जाने लगी। तो यहाँ पे सेकंड गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये आप समझ पाते हैं कि लेट हड़प्पन में सारी चीज़ें डिक्लाइन करेंगी तो उस तरह की इमारतें कहाँ से बनाई जा पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेशन घटती जा रही है, लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, इसे भी कर लेते हैं। आई थिंक ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है बट फिर से कर लेते हैं। तो धोलावीरा देखिए कादिर आइलैंड और राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है, और भीरराना की अगर हम लोग बात करें तो अगेन ये भी हरियाणा में, और भोगवा सौराष्ट्र में। तो ये आएगा 3241। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 3241। तो फिर से मैच कर लेते हैं। धोलावीरा है कादिर आइलैंड में, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, और भीरराना हरियाणा में है अगेन, और भोगवा हमने देखा है गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र में। और ये अगेन लोथल के तट पर। दोस्तों अब मैंने अपना काम तो कर दिया है। अब अगर आप शेयर करेंगे और भी लोगों तक हमारे इस इनिशिएटिव को पहुंचाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कंपाइलेशन पसंद आई होगी। और आप अब इस वीडियो के बाद मैं एश्योर करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट इसी से आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कंसेप्ट करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर बचता ही नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी वीडियोज़ को जरूर चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच।